मुझे बताएगा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, वो है शिफाली जड़ेवाला की डेथ। और उससे भी ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है वो कि शिफाली जड़ेवाला की डेथ की प्रेडिक्शन पहले हो चुकी थी। ठीक। आप भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, ज़ोडिएक चार्ट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि शिफाली जड़ेवाला की डेथ प्रेडिक्शन की कैसे गई थी? देखिए जायचे में जो है ना प्लेंटी पोजीशन होती है, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको प्रेडिक्शन को करने से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मना करते हैं। जायचे का 7वां और 8वां घर जो होता है ना वो डेथ से रेलिवेंट किया जाता है। तो अगर आपके जायचे के 8वें घर को मुकम्मल तौर पे एक्टिव कोई शख्स देख लेता है तो प्रेडिक्शन की जा सकती है। अब उनके जायचे में 8वें घर इस वक्त मौजूदा टाइम पे मुकम्मल तौर पे एक्टिव था, सो वो डेक प्रेडिक्शन होगी। उसकी भी वजह ये थी कि सैटर्न भी 8वें घर को देख रहा था, जुपिटर भी 8वें घर को देख रहा था, और 8वें घर में जो उनका बर्थ चार्ट है उसमें 4 प्लैनेट्स मौजूद थे। मून था, केतु था, मरकरी था और वीनस था। ठीक है, जो उनकी लाइफ पाथ नंबर वीनस है ना वो उनके जायचे के 8वें खाने में मौजूद था। अब अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को जब इनिशियल करते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 2 का नंबर आता है। अब जब उसकी डेथ हुई है तो उस वक्त उनकी उम्र 42 साल थी। 42 को जब हम एडअप करते हैं ना तो वो भी 6 बनता है। तो उनकी उम्र ही इतनी लिखी हुई थी। नंबरोलॉजी से चेक कर लें, एस्ट्रोलॉजी से चेक कर लें, या किसी भी मेथड से हम चेक कर लें जो पैरासाइकोलॉजी हैं, ऑकल्ट्स हैं, तो उससे निकाला जा सकता है। दो बातें की आपने, दोनों पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने कहा कि 8th हाउस, जिसे हिंदुइज्म में कुंडली कहा जाता है, हम जायचा कहते हैं। 8th हाउस को हाउस ऑफ डेथ कहते हैं। कितने हाउस होते हैं और 8th हाउस को हाउस ऑफ डेथ क्यों कहते हैं? देखिए टोटल तो 12 हाउसेज हैं। अब 12 हाउसेज में 3 घर ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उसे छठा, 8वां और 12वां घर कहते हैं। अब जिस तरह दुनिया में आने का एक प्रोसेस है, कुंडली देखने का प्रोसेस है, इसी तरह दुनिया से जाने का भी एक सिस्टम है। तो 8वें घर को डेथ के साथ यानी चीज़ों को ख़त्म होने के साथ रिलेट किया जाता है। अब ये 8वां घर जो है ना ये हिडन चीज़ों को भी रिलेट करते हैं। अब जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो वो जो भी डेप्थ में चीज़ें चली जाती हैं ना या डेप्थ में मौजूद होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें 8वें घर से रिलेट की जाती हैं। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में जो सडन हादसात होते हैं, जो सडन वाक़यात होते हैं, वो 8वें घर से रिलेट किए जाते हैं। अब जिस तरह से विरासती प्रॉपर्टी जो आपकी कमाई गई नहीं है वो भी 8वें घर से रिलेट की जाती है कि कोई बंदा इस दुनिया से जाएगा तो वो घर एक्टिव होगा, किसी के जाने से वो घर एक्टिव होगा, लेकिन किसी दूसरे शख्स को वो 8वां घर फ़ायदा देगा, यानी विरासती प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे इंसान को मिल जाएगी। अच्छा। सो 8वां घर, तमाम घर जो है बहुत डेप्थ में जाते हैं। 8वें घर की बात करें तो ये डेथ से रिलेट किया जाता है, अचानक हादसा से रिलेट किया जाता है, हिडन जो एनिमीज़ होते हैं उनसे रिलेट किया जाता है, बड़ी अमाउंट जो बगैर मेहनत के आपको मिल रही होती है वो भी 8वें घर से रिलेट की जाती है, जो लोगों के प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरीज़ वगैरह लग जाती होती हैं वो भी 8वें घर से रिलेट किया जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको 8वें घर से रिलेट किया जाता है। जहाँ पे 8वां घर बुरा है वहाँ पे 8वां घर अच्छा, एक के लिए बुरा है, एक का नुकसान हो रहा है तो दूसरे को वहाँ से फ़ायदा भी होता है। अच्छा, अगर हम वो वीडियो देखें ना तो उसमें जो एस्ट्रोलॉजर थे या जो होस्ट थे वो कह रहे थे कि किसी बीमारी के ज़रिए ये काम होगा। तो इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे की गई थी? देखिए जिस टाइम पीरियड पे उनकी डेथ हुई है ना तो जायचे के चौथे घर में मार्स केतु का कम्बिनेशन बना हुआ था। उनके बर्थ चार्ट में मार्स केतु जब चौथे घर में चला जाता है, जो हार्ट से रेलिवेंट या चेस्ट से रेलिवेंट जो एरिया है उससे मंसूब किया जाता है। मार्स ब्लड से रेलिवेंट है, केतु ब्रेकेज पैदा करता है। हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट तभी होता है जब दिल बंद हो जाता है, खून रुक जाता है। सो प्लेंटी पोजीशन उनकी मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट थी, जिस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो इस दुनिया से चल बसी। एक्यूरेट प्रेडिक्शन की बात करें तो ये दशा, अंतरदशा और डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ों को मिला के देखा जाए या जायचे से देखा जाए तो पता चल जाता है, लेकिन एट द एंड इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने से मना किया जाता है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ नज़र भी आ जाती है ना तो वो बोलता कम है, हाँ आपको रेमडीज़ वगैरह बता देता है कि आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई ऐसा हादसा जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सदक़ात वगैरह ये रेमडीज़ करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये रेमेडीज चीज़ें, होती क्या क्या? रेमडीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं। जायचे में ना 4 मिजाज होते हैं। आछी मिजाज है, हवाई मिजाज है, खाकी मिजाज है, वाटरी मिजाज है। अब इनसे रेलिवेंट करके चीज़ें सदका किए जाते हैं, रेमडीज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे आग पे पकी हुई चीज़ सदका करना, इसी तरह
परिंदों को अनाज वगैरह, परिंदे चूँकि हवा में उड़ते हैं उनको अनाज वगैरह डालना। इसी तरह जो खाकी बुर्ज वाले लोग हैं वो ज़मीन पर रेंगने वाले परिंदों को या जानवरों को या इंसानों को कुछ सदका कर सकते हैं, अनाज डाल सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह जो समंदर में मखलूक है यानी मछलियाँ वगैरह या बाकी, तो वहाँ पे वाटी जो बरूज के लोग हैं वहाँ पे वो रेमडीज़ करेंगे। और इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो रेमडीज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। वज़ाइफ, सदक़ात, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, किसी इंसान के जायचे में इस तरह की कोई मुश्किलात या कह लें प्रेडिक्शन हो गई, हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से रेमेडी करनी है? हर इंसान का जो बर्थ चार्ट होता है ना वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है। हर इंसान का नसीब डिफरेंट होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो उसने जो रेमेडीज़ करनी होती हैं वो उसने अपने जायचे के अकॉर्डिंग, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट करनी होती हैं। और अगर एक इंसान को एक प्लैनेट परेशान कर रहा है जो उसके किसी ना किसी कार्मिक वजह से होगा, तो वो एक मखसूस अरसे तक उस प्लैनेट से मंसूब सदका करता है, तो यकीनी तौर पे उसको वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको रोकने में वो कामयाब हो जाता है। ये कार्मिक वजह कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, बाज़ दफ़ा ना पितर दोष होते हैं, आपके अपने कर्म नहीं होते। आपके आबाओ अजदाद के कुछ कर्म होते हैं जो वरासत के तौर पे, जिस तरह प्रॉपर्टी आगे चल रही होती ना, इसी तरह जैसे डीएनए में ब्लड आगे चल रहा होता है, डीएनए आगे चल रहा होता है, इसी तरह जो हमारी नेकियां होती हैं या हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया हुआ है ना, तो वो भी आगे उसी तरह चल रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा आपके अपने कर्म होते हैं कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया, आपका कुछ अरसे के बाद ज़ोहल की 7:30 आएगी या कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि आपको उसका रिज़ल्ट इस दुनिया में भुगतना है। या फिर ओके। आपके आबाओ अजदाद ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, किसी के साथ ज़्यादती की है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि बाज़ दफ़ा फ़ीमेल्स को उनके वरासत में हिस्सा नहीं मिलता, या ऐसा होता है? फ़ीमेल्स जो हैं वो पाकिस्तान में तो बहुत इशू है। अमूमी तौर पे दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, तो वो डिमांड नहीं करती। जब वो डिमांड नहीं करती तो वहाँ पे भी एक पितर दोष लग जाता है। तो अमूमी तौर पे फिर उनकी लाइफ भी आगे चल के डिस्टर्ब हो जाती है। जो कार्मिक चीज़ें होती हैं ना, उनकी रेमेडीज़ उनको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर काटना हो कार्मिक चीज़ों की रेमेडी, किस एक्सटेंट तक जाना पड़ता है? बहुत बहुत आगे तक जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा तगो-दो, कोशिश, सदक़ात, वज़ाइफ, खुदा से माफ़ी, ये सारी चीज़ें फिर करना पड़ती हैं। लेकिन एट द एंड वो 100% नहीं काटा जा सकता। सो अगर किसी शख्स ने अपनी बहन को अपनी विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, तो उसने तो वो खा लिया ना, उसने दुनिया में रहते हुए भी उसका बदला चुकाना है, क्योंकि उसकी औलाद को उसका बदला चुकाना पड़ेगा। आगे जाके तो उसने बरोज़े क़यामत या आखिरत में भी तो उसने बदला उस चीज़ का चुकाना है। सो ये चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं।